ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी भी मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी, साथ ही साथ एक डील की जो कहा जा रहा है कि यूएस और रूस के बीच सीक्रेट डील है, या यूं कह लीजिए कि ये पुतिन और ट्रंप के बीच सीक्रेट डील है। दरअसल डील इसलिए है कि एक तरफ तो अमेरिका यूक्रेन से डील करने के लिए तैयार बैठा है और इंतज़ार कर रहा है कि कब ज़ेलेंस्की आए और डील पर दस्तखत कर दे, क्योंकि एक बार तो मामला फेल हो गया। लेकिन दूसरी बार ट्रंप इंतज़ार कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की भी जाने के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि फ्रांस भी पीछे से सपोर्ट कर रहा है, यूके भी पीछे से सपोर्ट कर रहा है ज़ेलेंस्की को कि आप तो लड़ो, हम हथियार और पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की डील करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ रूस की तरफ से ये बात सामने आई है कि रूस अमेरिका से ईरान के लिए डील करवाने के लिए तैयार बैठा है। ये क्या कुछ चल रहा है, इसके अंदर भीतर क्या कुछ खेल हो रहा है, इसको समझने के लिए आज हम बैठे हैं। और मैं सीधे सवाल करता हूं अंकुर जी से कि ये क्या हो रहा है, ये ट्रंप और पुतिन के बीच में क्या है ये खेल डील का। देखिए, ये डील जो है बेसिकली पुतिन और ट्रंप के बीच होनी है, और जिसमें अब लगता है कि जो यूक्रेन है वो इररिलेवेंट है, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। और इसमें जो डील है वो ये है कि किसी तरह यूक्रेन की जो लड़ाई है वो ख़त्म की जाए, और अमेरिका पे जो बर्डन है जो ट्रंप कह चुके हैं उसको ख़त्म किया जाए। पर पूरी दुनिया में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, यूक्रेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, यूके की बात करें, सब लोगों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ पुतिन और ट्रंप के बीच में चल रहा है। यानी कि पूरी दुनिया बेखबर है, लेकिन पुतिन जानते हैं कि ट्रंप जानते हैं कि पुतिन के साथ मुझे कैसे डील करना है, और कहीं ना कहीं इसलिए इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये कोई सीक्रेट डील है जो केवल दो लोग करेंगे, बाकी लोग तमाशा देखेंगे। बाकी लोग तमाशा देखेंगे, लेकिन बाकी लोग तो कह रहे हैं कि हमने पैसा लगाया है, तो वो पैसा लगा के भी तमाशा देखेंगे। देखिए, अभी यूरोपियन यूनियन जो है वो करीब कह रही है कि हम $30 बिलियन और यूक्रेन को देने वाले हैं। ये वो पैसा है जो रशिया की जो असेट है यूरोपियन कंट्रीज़ में जो फ्रीज़ की गई थी, उसमें से हम $30 बिलियन वापस यूक्रेन को देने वाले हैं। ये अभी फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान है। दूसरा बयान आप देखिए कि नाटो के जो पिछले साल जो नाटो के जो चीफ थे, उन्होंने पिछले साल अमेरिका में कहा था कि जो रशिया है वो बहुत बड़ी थ्रेट है, लेकिन आज जितने भी थिंक टैंक है यूके के, यूरोपियन यूनियन के या किसी भी कंट्री के, वो सब ये मान चुके हैं कि नेटो इज़ डेड, नेटो में कोई दम नहीं है। तो अब ये चाहे पैसा दें चाहे ना दें, यूक्रेन का जो भला होने वाला है या यूक्रेन का जो सर पे जो हाथ था अमेरिका के, वो हट चुका है। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब में जो अगले हफ्ते मीटिंग होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उसमें यूक्रेन के भविष्य का फैसला और ट्रंप और पुतिन के बीच जो सीक्रेट डील की बात आप कह रहे हैं उसका फैसला होने वाला है। तो ये एक खबर तो ये भी आती है, फ्रांस कह रहा है कि हम हथियार देने के लिए तैयार हैं, यूके कह रहा है कि हम पैसा देने, अभी पिछली बार पैसा दिया भी, सैंक्शन भी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ब्रिटेन भी पैसा दे रहा है, फ्रांस भी दे रहा है, पोलैंड ने भी कह दिया कि अगर ये डील अगर ऐसे हो गई तो ये नाटो की हार होगी, यूरोपियन देशों की हार ही नहीं होगी, बल्कि एक प्रकार से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। देखिए, अब यूरोप के जो देश हैं उनको खुद सोचना होगा कि ट्रंप के इस काम के बाद उन्हें कैसे करना है। अब उन्हें खुद लड़ाई लड़नी है रूस से, या अमेरिका उनके बीच बचाव करने आएगा, अब उनको खुद तय करना है। अब आप मुझे ज़रा याद करके बताइए पुनीत कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप का वो कौन सा कंट्री है जिसने लड़ाई लड़ी? किसी नहीं लड़ी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई वहाँ। तो यूरोप तो लड़ना भूल चुका है। वहाँ की आप डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो वो इतना कम है कि आप लगेगा ही नहीं कि यूरोप को कोई थ्रेट है। लेकिन ये जो ट्रंप ने उस दिन जो वाइट हाउस में जो बात हुई है, उसके बाद अब इस बात की चिंताएं हैं पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में कि अब क्या होगा, क्योंकि नेटो को जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि आप अपना सुरक्षा जो है
सिक्योरिटी है, अपने आप देखें अमेरिका का इतना ही था, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरोप के पास क्या वो दमखम है? यूरोप के पास रूस जैसे एक बड़े कंट्री से लड़ने का दम है? ये तय करना होगा। दूसरी बात, रूस का जितना भी एनर्जी सिक्योरिटी है वो सारी रशिया से आती है। वहाँ जो गैस सप्लाई है पूरे यूरोप में वो रशिया करता है। और आपने इम्पोर्टेंट पहलू ये भी आपको देखना होगा कि इस यूक्रेन की लड़ाई के बावजूद पूरी दुनिया ने रूस पे सेंक्शन लगाए, कहा कि रूस से कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन यूरोप ने वही रशिया का ऑयल यूज़ किया और गैस यूज़ की, क्योंकि अगर ऐसा ना करता तो ठंड में लोग मर जाते वहाँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा यूरोप में इतना दम नहीं है, बगैर अमेरिका यूरोप में दम नहीं है। मतलब यूरोप तो वैसे भी हम इंडियंस के लिए भी मतलब टूर करने की जगह है, लैविश लाइफ में अब वहाँ पे जगह है। यूरोप की जो एक हार्ड इमेज थी, आप यूके को देखो, जर्मनी को देखें, फ्रांस को देखें, जो लड़ाई लड़ते थे। अमेरिकन अगर ट्रूप्स की बात करें तो अमेरिका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एंगेज है, किसी न किसी के साथ लड़ी रहा है। तो उसके अंदर और डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो भी लगभग हाई है उनका। कभी भी किसी भी डेकेड को अगर आप देखें तो किसी डेकेड में घटा नहीं है। लेकिन आप देखिए कि फ्रांस की अगर हम बात करें, एक कहीं से मैं डेटा पढ़ रहा था कि फ्रांस के पास कितनी तोप है, तो वो तोप की सुन के आपको हंसी आएगी कि 70 या 80 तोप है। तो फ्रांस देखिए, कोई ये यूरोप में तो यूरोप जब इन्होंने ईयू बनाया तो ईयू के बाद तो इन्होंने सोचा कि कोई थ्रेट है ही नहीं। तो पैसे वाले हैं ये, पैसे हैं, तो पैसे दे देंगे तो यूक्रेन लड़ेगा। अच्छा करती है। नहीं तो पैसे दे देंगे तो यूक्रेन लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। ये बेसिकली ये एक तरह से अपनी जो जनता होती है उसको कंजम्पशन के लिए कुछ तो बोलना पड़ता है कि पैसे देते रहे। हाँ, हम पैसे दे रहे हैं, हम अमेरिका के बगैर भी मदद करेंगे, हम एक यूरोप अलग है, अमेरिका भले अपनी गुणगान करता है लेकिन यूरोप भी कम नहीं है। तो ये कंजम्पशन की थ्योरी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते सऊदी अरब में जो मीटिंग होगी, जिसमें अमेरिकन डिप्लोमेट्स और रशियन डिप्लोमेट आमने सामने बैठेंगे, तो उसमें कोई फैसला हो सकता है। मुझे इस बात की उम्मीद है। तो मेरी नज़र उस मीटिंग पे है। जिस सीक्रेट डील की बात आप कह रहे थे, शायद उस डील की बात उसके बाद कुछ ना कुछ निकल के सामने आए। अच्छा, एक चीज़ और, मैं एक थ्योरी और है, वो ये है कि ये सब पूरा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये पूरी मगजमारी जो चल रही है, ये यूक्रेन के खनिज को लेकर चल रही है। और ये यूरोपीय देश जो हैं बार बार ये बता रहे हैं, चाहे वो कीर स्टारमर हों या फिर फ्रांस की तरफ से, ये बार बार बताया जा रहा है कि हमने इतना पैसा दिया है, इतना पैसा इस युद्ध में लगाया है। तो क्या ये इस पर भी एक थ्योरी है कि ये चाहते हैं कि भाई कुछ वहाँ का जो अमेरिका चूंकि चाह रहा है कि पूरा हम ही वहाँ पर उत्खनन करें, तो उसके खनिज मटेरियल जो हैं उसमें हमारी भी हिस्सेदारी हो, ये चाह रहे हैं क्या? ये ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, अपनी अहमियत साबित करके ये जो विंड डील बनेगी, जो आप, मुझे लगता है कि जो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसको क्या मिलेगा अगर ख़त्म होता है। हाँ। देखिए, अगर यूक्रेन की जो लड़ाई ख़त्म होती है तो सबसे पहले जो रशिया की जो असेट फ्रीज की गई थी उसका बंदरबाट होगा। वो चाहे यूक्रेन को वापस मिले एज ए रीबिल्डिंग, या वो यूरोपियन कंट्रीज़ को मिल जाए जिसने पैसा दिया, जिसका नुकसान हुआ, उनको दिया जा सकता है। अमेरिका शायद ना ले। अमेरिका का जो फोकस है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते रहे हैं कि हमारा फोकस है कि हमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको वापस निकालने में मदद मिले। तो शायद अमेरिका का फोकस वहाँ होगा। लेकिन जो रशिया का असेट्स हैं यूरोपियन बैंक में और जहाँ जहाँ फ्रीज हुए हैं, वो शायद यूक्रेन को मिलेगा, कुछ हिस्सा उसको यूरोप के किसी तो रशिया को क्या मिलेगा इससे? रशिया के साथ जो डील है वो ये है कि जो हिस्से पे कब्जा है, रशिया ने फिलहाल किया हुआ है, 2-3 प्रांत है माफ़ कीजिए, वो हिस्सा शायद रशिया नहीं छोड़ेगा। वो नहीं छोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो तो आगे आने वाले वक्त में वो एक्सपेंशन भी कर सकता है फिर, अगर ऐसी स्थिति होती है तो। अब ये डर सच है, क्योंकि ये डर आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। और इसी डर की बात कहते रहे हैं कि डेमोक्रेट से ही बात कहते रहे हैं कि रशिया फिर ऐसा करेगा तो हम क्या करें। ज़ेलेंस्की ने एक चीज़ और कही थी, मुझे याद है, और मैं इसलिए यहाँ पर ये कोट कर रहा हूँ क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कहा था कि शांति हो, युद्ध रुके, समझौता हो, लेकिन ये ट्रंप और पुतिन के आगे तक की बात होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ट्रंप आए हैं, चले जाएंगे,
पुतिन हैं, कल को चले जाएंगे, तब फिर आगे क्या होगा? रूस और यूक्रेन तो रहेगा ना, तो आगे का भविष्य यूक्रेन का खतरे में ना पड़े, ये ज़ेलेंस्की ने बहुत पहले कही थी। ये हालांकि बाद में इन दिनों में उन्होंने ये बात रिपीट नहीं की है। नहीं, ये बात सच्चाई है, इसमें कोई आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो रशिया है, रशिया दोबारा एग्रेसिव ना हो, रशिया दोबारा हमला ना कर दे, रशिया यूक्रेन को अपना हिस्सा ना बनाए भविष्य में। ऐसा इनकार करना, सदियों के लिए इनकार करना, 20 सालों के लिए इनकार करना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा कहना, सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि देखिए रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। जैसे इन्होंने सोचा था कि रशिया को इस युद्ध में उलझा के आइसोलेट कर देंगे, वो हुआ नहीं। रशिया ने बताया कि मेरे पास जो एरिया है, उसके पास जो माइट है, वो लंबे टाइम तक अभी भी लड़ने की है। अमेरिका ने लगभग काफ़ी मदद की, ऐसा नहीं है कि हथियार नहीं दिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस तरीके से नहीं दिए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप को इस बात का भी डर था कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर ना छिड़ जाए, तो वो भी एक डर था। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। लेकिन पोलैंड, मैं वापस वहाँ घूम कर आ रहा हूँ, पोलैंड की तरफ से एक बयान आता है और उसमें ये कहा जाता है कि भाई हम यूरोपीय देश में, अगर जनसंख्या की उन्होंने बात की है कि 50 करोड़ लोग हैं हम, तो क्यों 30 करोड़ अमेरिकियों के आगे हम बोल रहे हैं कि आप भी हमारे साथ में आओ? हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अकेले रशिया को पीछे धकेल सकते हैं। नहीं, ऐसा मुश्किल है। देखिए, क्योंकि कीर स्टारमर से जब पूछा था ट्रंप ने कि लड़ लोगे आप, निपट तो लोगे, तो वो हंसते हुए बात की, तो ऐसा मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि यूरोप के किसी भी देश में मादा है कि वो रशिया से लंबे टाइम तक, 6 महीने तक, और बेसिकली न्यूक्लियर डिटरेंस है सबके पास। रशिया के पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, अमेरिका के पास है, वो डिटरेंस का काम करते हैं। तो कोई भी यूरोप, अब आप सोचें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऐसा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। दिलचस्प यह है कि इस बीच रशिया की तरफ से हमले लगातार जारी हैं और खूब तेज़ी से हमले हो रहे हैं, वो लगातार जारी। लेकिन इस बीच एक खबर और आती है। वो खबर क्या है? दरअसल अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, दबाव बनाने के लिए, उस डील के लिए जो डील ट्रंप ने तोड़ दी थी, ये कहते हुए कि इसके कोई मायने नहीं है, ये बेमतलब की डील है। लेकिन वापस ट्रंप वही डील करना चाहते हैं और परमाणु हथियार जो डेवलप कर रहा है ईरान, वो चाहते हैं कि उसको वहीं पर डील करके उसको वहीं मामले को ख़त्म कर दिया जाए। उसमें यूरेनियम का भंडार जो है ईरान अपना घटाएगा और बहुत सारी शर्तें हैं। ये भी ट्रंप कह रहे हैं कि हमास हो, चाहे हूती हो यमन के, या फिर हिजबुल्ला हो, इन सबको फंडिंग करने का काम तो ईरान करता है। और ये फंडिंग कैसे रोकें, तो इसलिए तेल भी ना बेच पाए, धंधा कुछ ना कर पाए, इसके लिए उन्होंने उसके ऊपर बैन, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। रशिया चाह रहा है कि डील करवा दें अमेरिका से, बोल रहा है कि भाई आपने हमारी मदद की, हम भी आपकी मदद करने के लिए थे। तो ये क्या है इसके पीछे? देखिए, रशिया के साथ ऐसा नहीं है कि अमेरिका के कोई संबंध अच्छे नहीं रहे। अमेरिका के कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद जो कारोबारी रिश्ते थे वो आज भी हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी आज के डायनामिक्स में, आज पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन में, कि जो रिश्ते हैं, डिप्लोमेसी है, लड़ाई है, वो अपनी जगह है। क्या आपको मालूम है कि चीन के साथ हमारा जो ट्रेड पार्टनर है, चीन दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत का, अगर हम दोनों देशों के बीच में ट्रेड की बात करें। तो उसी तरह जो बिजनेस के रिश्ते हैं वो अपनी जगह हैं। जैसे रशिया ने ये भी कहा था, रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने वहाँ एक रशियन मीडिया आउटलेट को कहा था कि अगर अमेरिकन कंपनी चाहें, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात कर रही हैं कि उनका दोहन करना है, तो वो हमारे कंट्री में आ सकती हैं, हमारे पास काफ़ी मटेरियल मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बिजनेस के जो रिलेशन है वो अलग हैं और जो बाकी रिलेशन है वो अलग है। तो आप कह रहे हैं कि ये बाकी रिलेशन अलग हैं, लेकिन रशिया ये कह रहा है कि हम अमेरिका की ईरान से डील करवाएंगे। तो ये अमेरिका तो ये चाह रहा है कि डील कर लें, पुरानी वाली डील जो टूट गई थी, अमेरिका चाह रहा है कि डील कर लें, इसीलिए सैंक्शंस लगाए गए। लेकिन ईरान को क्या फ़ायदा होगा? या चूंकि ईरान ब्रिक्स में भी दोनों साथ में ही है, रशिया ईरान ब्रिक्स साथ में है, तो ये ईरान के लिए कुछ फ़ायदेमंद होगा? या फिर ईरान कह रहा है कि रशिया से कह रहा है कि भाई उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, तो आप कुछ बात करके देखो, कुछ बात बन जाए तो? देखिए, रशिया के जो प्रॉक्सी, एक तरह से जो एक जो कंट्री हैं जो उसके
सपोर्ट करते हैं, उसके प्रभाव में है, वो ईरान है। तो जब ये डील होगी तो यूक्रेन को लेके होगी। लेकिन रशिया चाहेगा कि जो मेरे छोटे भाई हैं, जो भाई बंद इधर उधर बचे हुए हैं, जिसमें ईरान भी है, तो ईरान को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन पिछले हफ्ते की बात है, इजराइल ने ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अमेरिका को दिए हैं और साफ तौर पे कहा है कि जो इजराइल ईरान पर हमला करने की या उसके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह करने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ईरान बम बनाने की दिशा में, परमाणु बम बनाने की दिशा में अग्रसर है। तो मुझे लगता है कि ईरान को लेके अमेरिका लीनियंट नहीं होगा, वो झुकेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो डील होगी केवल यूक्रेन को लेके होगी, लेकिन रशिया चाहेगा कि अमेरिका ईरान को भी कुछ रियायत दे दे या ईरान को भी उसमें एंगेज कर ले, कि जो पूरी दुनिया में नए डायनामिक्स बदल रहे हैं उसमें ईरान का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन इजरायली लॉबी जो है अमेरिका में और जो अमेरिकन लॉबी नाराज़ नहीं करेगा अमेरिका इसराइल को। हाँ, इसराइल को नाराज़ भी नहीं करेगा और अमेरिका खुद नहीं चाहेगा कि ईरान को कुछ बेनिफिट या कुछ भी कंसेशन किसी भी तरह का मिले। लेकिन इजराइल को अगर ईरान के ऊपर अटैक भी करना है तो दूरी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। इतनी लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये सब आएगा यूएस से। ट्रंप ये कह चुके हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये हैरानी भी है कि वो देश जो हथियार पूरी दुनिया में जिसका सौदा करने के लिए सबसे अव्वल नंबर पर है, वो ये कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। और इसीलिए ट्रंप ये कह रहे हैं कि समझौता करते हैं, दबाव बना के समझौता करवा लेते हैं, हमला नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना। क्या कहें? देखिए, अभी एक सवाल, बिल्कुल आपने जो सवाल पूछे कहीं ना कहीं सब रेलेवेंट सवाल है। एक सवाल जो आपने पूछा वही एक वाइट हाउस में ट्रंप से पूछा गया मुश्किल से 8 या 10 घंटे पहले कि क्या आप गाज़ा पे हमला करेंगे, और हमास ने अगर सारे होस्टेज रिलीज़ नहीं किए तो ट्रंप ने कहा कि आपको पता चल जाएगा। तो ये जो थ्योरी है, ये जो हम मान के बैठे हैं कि ट्रंप हमला नहीं करेंगे, डेमोक्रेट्स ही करते हैं, ये तो सब गुड़ी है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर गाज़ा में हमला करने की ज़रूरत पड़ी तो ट्रंप इसका आदेश देंगे। अगर ईरान पर हमला करने की आवश्यकता हुई तो ट्रंप ये काम भी करेंगे। रही बात ये कि इज़राइल इतनी लंबी जो दूरी आप जो आप कह रहे थे कि इज़राइल और ईरान के बीच में इतनी लंबी दूरी है, जो पिछली बार जो अटैक हुआ था ईरान पर, उसको भी यूएस मिलिट्री का सपोर्ट था। बिना यूएस मिलिट्री के सपोर्ट के इतनी बड़ी डीप नहीं होती है। डीप अटैक करना वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी होगी, कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ी होगी, तो वो सब कहाँ आएंगे? सब खबर होती है, अमेरिका को तो सब खबर होती है। जो अमेरिकन जो वहाँ पे जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, वो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हुए, वो इराक वाले अड्डे भी इस्तेमाल हुए थे। हाँ, इराक भी कह सकते हैं, यूएई में है। और दूसरी बात, उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे हॉर्मुज़ जो खाड़ी है उसमें खड़ा हुआ है। तो वहाँ से उनको रिफ्यूलिंग मिला होगा, वहाँ से F-35 उड़े होंगे, तभी तो ये अटैक संभव हो पाया। तो मुझे लगता है कि अगर अटैक की ज़रूरत पड़ी या स्थिति बिगड़ी, गाज़ा की बात हो या फिर ईरान की बात हो, तो मुझे लगता है कि ट्रंप उसमें पीछे नहीं हटेंगे। एक चीज़ और है कि हमास को आतंकी संगठन, हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुती हो, इनको सबको आतंकी बताने वाला अमेरिका आतंकी बता देता है। अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि हमास से अमेरिका डायरेक्ट, ये शायद पहली बार होगा कि हमास से अमेरिका डायरेक्ट बातचीत करेगा, और ये अमेरिका ने कह दिया है कि या तो हट जाओ या ख़त्म हो जाओगे। तो बातचीत की भी बात हो रही है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल नहीं, बातचीत तो ये है कि आप हमारे जो होस्टेज हैं, जो इजरायली होस्टेज, छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो हम आपको साफ कर देंगे, सीधी ये बात है। कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। या तो हमारे होस्टेज वापस कर दो, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास 24 घंटे 48 घंटे जो भी वो डेडलाइन देते हैं, एक बार वो दे चुके हैं। 24 घंटे की डेडलाइन उन्होंने बोला था कि 12 बजे तक कर देना, 12 बजे तक कर दो, लेकिन वो पिछले हफ्ते की बात है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो ये फाइनल डेडलाइन देने जा रहे हैं वो अगर पालन होती है ठीक है, अगर नहीं पालन होता है, यानी कि हमास नहीं मानता है, तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? तो ये इनविटेबल हो जाएगा कि अमेरिका को अटैक करना पड़ेगा इजराइल के साथ मिलकर। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि ट्रंप की बहुत बात हो रही है। ट्रंप
टैरिफ को लेकर कहते हैं कि मैक्सिको कनाडा के साथ हमारा जो संबंध है, व्यापारिक संबंध जो है, उसमें बड़ा घाटा हो रहा है। अमेरिका को 25% टैरिफ लगाएंगे। 1-2-3 दिन बीतते हैं, उसको कहते हैं कि 1 महीने के लिए सस्पेंड। फिर वापस वो 1 महीना जब होता है तो वो कहते हैं हाँ वो 25-30% टैरिफ लगाना है। फिर वापस अभी खबर आई कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 12 बजे तक छोड़ देना सारे बंधकों को, वरना हमास का बुरा हाल होगा। उसके बाद वो डील, पुरानी की जो डील हुई थी उसी के तहत उनको छोड़ा जाता बंधकों को। तो ये ट्रंप बार बार अपने फैसले पलट रहे हैं या अपना स्टांस जो है वो बार बार चेंज कर रहे हैं। तो क्या एक मजबूत नेता के तौर पर उनके ये फैसले सही माने जा सकते हैं, या फिर कुछ और कहा जाए, ये ट्रंप अनिश्चितताओं से खुद घिरे हुए हैं क्या? देखिए, इसका जवाब है मैं एक बुक कोट करना चाहूँगा, नील पोस्टमैन की टेक्नोपोली। उसने कहा था कि टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो जाएगी कि उस समय जो नेता होंगे वो अपनी जो जनता होगी उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह का ड्रामेबाजी करेंगे, यानी कि इस तरह का मीडिया के सामने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, लोगों को लगेगा हाँ ऐसा ही होने वाला है। तो ये जो टैरिफ की वार है, अगर आपको टैरिफ लगाना है तो लगा के हट जाइए, लेकिन कभी लगाना है, फिर वापस करना है, फिर लगाना है, फिर उसमें से कुछ प्रोडक्ट को छूट देनी है, फिर वापस करना है। तो ये पूरा तमाशा लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो जितने भी पॉपुलिस्ट लीडर हैं पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं उनकी ये समस्या है, प्रासंगिकता। हाँ, तो उनको खबरों में बने रहना है, उनको पॉपुलिज्म को, अपनी जो ऑडियंस है, अपनी जो जनता है, उनको ये दिखाना है कि देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, ये आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया, परसों मैं ये करूँगा, पूरे हफ्ते ये करूँगा, देखो उसको झुका दिया, उसको दबा दिया, उसको ये कर दिया। तो ये पूरा नैरेटिव वो ऐसे ही तैयार करते हैं। तो ट्रंप के बारे में जो आपने सवाल पूछा कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, तो बार बार ये इसलिए हो रहा है कि ट्रंप ऐसा करते रहेंगे आगे भी। और मकसद क्या है? मकसद टैरिफ वार नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ कि टैरिफ वार आएगा, टैरिफ वार जाएगा, बाद में अमेरिका हटा भी लेगा। ये पूरी दुनिया में ये दिखाना है कि देखो ट्रंप अमेरिका को फिर से ग्रेट बना रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बाय द डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, ओनली एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, दिस इज द फिनोमेना। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी चुके हैं कि बराक ओबामा नहीं, जो बाइडन नहीं, लोग ट्रंप को मानते हैं, ऐसे करके उन्होंने कहा था कि लोग। तो जो नेता ऐसे करके देखो मैंने ये बात की, देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो पॉपुलिस्ट नेताओं की ये आज के दौर में पहचान है, जिसमें वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। 24 घंटे मीडिया से बात करना, मीडिया को छोटी छोटी बातें बताना, तो ये सब वो ही कर रहे हैं। ट्रंप ये सब कर रहे हैं और पुतिन बहुत शांत बैठे हुए। देखिए, आप कहेंगे कि पुतिन डेमोक्रेट हैं, नहीं, पुतिन भी कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियन रिजीम के चला रहे हैं। तो वो तुलना करना इस मामले में ये कर सकते हो, वो कम बोलते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन करते सब अंदर करते है तो दोनों अधिनायकवादी। चलिए ठीक है, तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चर्चा हमारी ये जो है वो पसंद आ रही होगी, और हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा आगे भी करते रहेंगे, और कई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस, और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप अपने कमेंट दे सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।